अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात की इत्तलात आ रही हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 30 से ज़्यादा अरकान असेंबली की अदम शिरकत ने सियासी हलकों में कई सवालात को जन्म दिया है। अगरचे सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान ने दावा किया है कि तमाम अरकान वज़ीर आला की क़यादत में मुत्तहिद हैं और 75 अरकान इजलास में शरीक हुए, ताहम इतनी बड़ी तादाद में अरकान की गैर हाज़िरी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुहेल आफरीदी का कहना है कि पार्टी के अंदर के जर्नैल ने पार्टी के बाहर के जर्नैल से वादा किया है। अंदरूनी जर्नैल ने इमरान खान की हुकूमत गिराने का वादा किया है। किसी का बाप भी इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता। दुनिया की तमाम इस्टेब्लिशमेंट भी मिल जाएं तो हुकूमत नहीं हिला सकती। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, इसका उसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते? अगर कोई इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है तो नाम लिया जाए। सूबा आपसे कंट्रोल नहीं होता और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना दुरुस्त नहीं। इन बयानात से वाज़ेह है कि इख्तिलाफात क़यादत की सतह तक पहुंच चुके हैं। इसी दौरान शफी जान का यह बयान भी अहम है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक में गया उस पर खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन तंग कर दी जाएगी। इस बयान से अंदाज़ा होता है कि पार्टी क़यादत को मुमकिना ग्रुप बंदियों के खदशात लाहक हैं। ताहम इस वक्त ज़मीनी हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अगरचे इस सूबे में कामयाब तहरीक अदम एतमाद की मिसाल मौजूद है, लेकिन 2024 के इंतखाबात के बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी सतह पर मुत्तहिद रही है। चंद अरकान के इनफरादी रवैयों के बावजूद न कौमी असेंबली में कोई बड़ी तकसीम सामने आई और न ही सूबाई असेंबलियों में। अलबत्ता यह हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि सुहेल आफरीदी इमरान खान के कितने ही वफादार क्यों ना हो, इंतज़ामी और सियासी गिरफ्त के एतबार से उनका मवाजना अली अमीन गंडापुर से नहीं किया जा सकता। गंडापुर सियासी रवाबित और ताकतवर हलकों के साथ मामला तय करने की सलाहियत के बायस ज़्यादा मजबूत सियासी हैसियत रखते थे। सवाल यह है कि क्या इन हालात में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कोई बड़ी तकसीम सामने आ सकती है? क्या वफाकी हुकूमत इस तकसीम का सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी? इसी तरह क्या पसे पर्दा क़ुव्वतें भी किसी की अंदरूनी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकती हैं? अगर खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली होती है तो उसके मुल्क की सियासत पर क्या असरात होंगे? ऐसी तब्दीली इमरान खान की सियासी हिकमत अमली, तहरीक इंसाफ की मुज़ाहिमती सियासत और वफाक और सूबे के दरमियान ताकत के तवाज़ुन को बड़ा मुतासिर कर सकती है। ताहम क्या मौजूदा इख्तिलाफात को फौरी तौर पर हुकूमत के खात्मे या तहरीक इंसाफ की बड़ी पार्लिमानी तकसीम से जोड़ना कबल अज़ वक्त तो नहीं होगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, इसका उसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते? सूबा कंट्रोल नहीं होता, इल्ज़ाम दूसरों पर। अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आला आफरीदी पर अदम एतमाद महज दिफा या किसी बड़े सियासी तूफान का पेश खैमा? ज़ैगम साहिब, क्या हालात व वाक़यात हैं खैबर पख्तूनख्वा से? ये इल्ज़ामात हैं, ग्रुपों में एक दूसरे पर अदम एतमाद है या इससे बढ़कर कुछ और है? न ये तूफ़ान है, न ये तूफ़ान का पेश खैमा है, ये नौजवानों का खेल है। देखिए, पीटीआई की जो सिविल वार है और पीटीआई में जो जूतों में दाल बटना है, वो तो अब न्यू नॉर्मल भी नहीं रहा, वो ओल्ड नॉर्मल हो चुका है। एक रूटीन बन चुकी है पीटीआई में कि हर सतह पर ये धींगा मुश्ती जारी रहती है, ख़ासतौर पर पख्तूनख्वा में। और उसकी वजह है, देखिए, पख्तूनख्वा वन पार्टी प्रोविंस है सिंध की तरह, और पख्तूनख्वा सिंध से ज़्यादा वन पार्टी प्रोविंस है, पीटीआई का प्रोविंस है। इसमें अभी कोई तब्दीली के आसार नहीं है। 2/3 अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत पीटीआई को पख्तूनख्वा में हासिल है। अब इसका मतलब ये है कि जहाँ इतनी बड़ी अक्सरियत है, 2/3 मेंबरान एक पार्टी के हैं और वो पार्टी हुकूमत में है, और हर मेंबर ये चाहता है कि उसे वजारत मिले और उसको फ़ंड मिले, और अक्सर लोग नए भी हैं, जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वजारतें लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से धींगा मुश्ती चलती रहती है। और ख़ास तौर पर जब वजारत आला तब्दील होती है, जैसे अभी तब्दील हुई, और नए वज़ीर आला, उनका एक अपना बॉयज़ गैंग है जिसको वो लेकर आ गए हैं। पहले वो वजारतें देना नहीं चाहते थे किसी को, उन्होंने कहा इमरान खान से मैं पूछ कर दूंगा, फिर अपनी मर्ज़ी से उन्होंने कुछ वजारतें दी, फिर मज़ीद वजारतें दी। अब उस पर काफ़ी एक रिजेंटमेंट, नाराज़गी मेंबरान में मौजूद है। तो जिनको लाए हो वो कौन से सीनियर हैं, कौन से काबिल हैं, आखिर कौन सा क्राइटेरिया है कि उनको वज़ीर बनाया गया और हमें वज़ीर नहीं बनाया गया?
इसका गुस्सा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से फंड्स दिए जा रहे हैं वो उसी तरह से दिए जा रहे हैं जैसे पहले दिए जा रहे थे, कि वज़ीर आला साहब जिसको देते हैं बहुत सारे फ़ंड दे देते हैं, जिसको नहीं देते उसको कुछ नहीं देते, उस पर भी रिजेंटमेंट मौजूद है। तो इस वजह से ये झगड़ा चल रहा है। अब बजट का मौका है तो ये थोड़े नखरे दिखाने का मौका होता है, और एक दूसरा जो हैवी वेट मौजूद है और जो 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 ज़ख्मी है क्योंकि उसको निकाला गया, वो समझता है कि उसके साथ हक तलफी हुई, उसके साथ ज़्यादती हुई, तो वो भी अपना आप दिखाता है कि देखो मैं भी यहाँ हूँ, मैं हैवी वेट हूँ, मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ, मैं वज़ीर आला से किसी तौर पे कम नहीं हूँ। तो ये एक गेम पार्टी ज़ैगम साहब, ये जो इतने नंबर्स कोट किए जा रहे हैं कि 30 से ज़ायद हैं, 30 से कम हैं, जितने भी हैं, ये अदम शिरकत फिर महज इत्तेफाक कहा जाए, खामोश बगावत कहा जाए? क्योंकि जब आप 2/3 कहते हैं तो एक बड़ा नंबर तो मौजूद है पीटीआई के साथ। क्या उसका प्रेशर भी है जो इन लोगों को हिलने नहीं दे रहा है, या ये अपनी राय है कि ये मौजूद है, बाय चांस उस दिन नई इजलास में थे? देखिए, जो लोग हैं, ठीक है, 20 का नंबर आ रहा है, 30 का नंबर आ रहा है, उसमें से कहते हैं कि 10 जेन्युइनली नहीं अवेलेबल, 20 जो थे उस तरह अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जो नहीं थे तो क्या वो बगावत की वजह से नहीं थे? सवाल ये है, क्या लोग पार्टी की हिदायत के ख़िलाफ़, ये वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बगावत करने का इरादा रखते हैं? मेरा नहीं ख्याल। मैं समझता हूँ इसी गेम का हिस्सा है, ये वज़ीर आला पे दबाव डालने का एक तरीका है कि जो वो चाहते हैं उनको मिले। सियासी नखरे हैं, प्रेशर डालने का टैक्टिक है कि ग्रुप्स बना, सियासी नखरे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी से अलग होना चाहते हैं, पार्टी से अलग होने का बहुत नुकसान है। और कोई ऐसी अगर वो मूव है वज़ीर आला को निकालने की, वो इस वक्त कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जिनकी मदद से वो कामयाब होने का कोई चांस बनता है, मैं नहीं समझता कि वो वज़ारत आला को, वज़ीर आला को हटाने का इरादा रखते हैं। वो पीटीआई को पख्तूनख्वा से कम बाहर निकालने का इरादा रखते हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस इस सूबे में दहशतगर्दी पर है। वो नहीं चाहते कि सूबे में कोई मजीद अफरा तफरी फैले, मजीद कोई सियासी मसले फैले। और सिर्फ आखिरी बात देखिए, जो हटा सकता है वो है अलीमा खानम, जिन्होंने निकलवाया था गंडापुर साहब को इस इल्ज़ाम पर कि वो तहरीक नहीं चला सके। तो वर्कर्स को पूछना चाहिए ना कि उसको तो निकलवा दिया आपने, क्या सुहेल आफरीदी ने तहरीक चला दी, जिसका गवर्नेंस का भी तजर्बा नहीं है, जिसको सियासत का भी तजर्बा नहीं है, मसाइल भी मजीद बढ़ गए हैं, तो आपने हासिल क्या किया? ठीक हो गया। तो फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि वफाक को भी आफरीदी ही सूट कर रहे हैं और ये सिर्फ सियासी नखरे दिखाए जा रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब, मगर सुहेल आफरीदी साहब ये भी साथ कह रहे हैं कि किसी का बाप भी इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता, दुनिया की तमाम एस्टैब्लिशमेंट भी मिल जाएं तो इस हुकूमत को नहीं हिला सकती। क्या ज़मीनी हकायक के बरक्स दावे कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े दावे कर रहे हैं, या ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं? अच्छा आयशा, सबसे पहले तो हसन निसार साहब की नजर एक शेर है, वो जरूर सुने। रिज्क सियासत इश्क कविता, कुछ भी खालिस रहन ना दिता, सारी खेड बंजा बैठे हैं, दुध विच सिरका पा बैठे हैं, सोची पे हुण की करिए। तो प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई की सियासत में भी सिरका पड़ चुका हुआ है बदकिस्मती से। तो ये आपको उसके आसार नजर आ रहे हैं। अब अली अमीन गंडापुर को हटाने वाला कौन था? पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट। और आपको पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट को तो पता लग ही चुका होगा। तो जिस तरीके से एक एस्टैब्लिशमेंट बाहर है, पीटीआई के अंदर भी एक एस्टैब्लिशमेंट है। सुहेल आफरीदी साहब उनके साथ अच्छे तरीके से मिलके काम चल रहे हैं, लेकिन रिसेंटली अडयाला जेल के बाहर भी एक इस तरह की आवाजें उठी जहां पर कि वज़ीर आला से नाराजगी का इजहार किया गया कि शायद वज़ीर आला वो नहीं कर पा रहा जिसके लिए कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। ये दो अतराफ की, दो अशखास की आपस की मुठभेड़ तो है ही है, और इसमें कोई शक नहीं कि अली अमीन गंडापुर को मेरे ख्याल में, मेरी नज़र के अंदर गलत हटाया गया। वो एक बेहतर वज़ीर आला था, वो एक असर रखता था, उसकी एक अपनी इन्फ्लुएंस था सियासी हलकों में, और सियासी उसका असर रसूख और कद काट था। लेकिन उसको हटा देना ये हुआ कि फिर आपने एक रिलेटिवली अननोन बंदे को लाके वहां पर, और क्यों लाया? इसलिए लाए गए कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता। अली अमीन गंडापुर को मैनिपुलेट करना मुश्किल था। दूसरी बात, वज़ीर आला का काम होता है कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर चलना। उसने सूबा चलाना है, उसने कोई पार्टी तो नहीं चलानी है। सूबे चलाने के लिए उसको बहुत सारे लोगों से मदद चाहिए, उसके साथ मिलके भी चलना होता है। उसमें सिक्योरिटी के मामला आते हैं, बाकी मामला वफाक के साथ भी चलना पड़ता। तो बहुत बेहतर तरीके से बैलेंस करके अपना ताल्लुक कायम करके मामला को चला रहा था। सूबा भी किसी हद तक चल रहा था और पार्टी को भी वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था, और बाकी जो मामला हैं सिक्योरिटी के उसको भी लेके चल रहा था। उसको हटाना मेरी नजर के अंदर पीटीआई के लिए अपने तौर पर एक बहुत बड़ी गलती थी। हैविंग सेड दैट, इसमें कोई शक नहीं कि जो इस वक्त पीटीआई का ये जो जिसका आपने जिक्र किया सवाल के अंदर, ये अक्स है उस चपकलिश का, उस रस्साकशी का,
उस किस्म की जो इख्तलाफ है जो पीटीआई के अंदर एग्जिस्ट करता है, जहां पर आपका कोई 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 ऊपर ना हो तो फिर नीचे वाले लोग आपस में इसी तरीके से लड़ा करते हैं और ऐसी ही बातें सामने आती हैं जो कि आपने बताई। अच्छा, इससे हुकूमत मजबूत होगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो हुकूमत बैठी मजे कर रही है इस लिहाज इस सिस्टम में। लेकिन कुछ एक चीज और है जिसको हमें ख्याल रखना चाहिए। एक 28वीं तरमीम के अंदर ये खबर चली, अभी तक 28वीं तरमीम का कोई शक्ल सामने वाज़े होकर नहीं आई, बिल्कुल। लेकिन एक शक्ल ये आई कि कुछ इलाके सूबों से वफाकी इलाके डिक्लेयर किए जा सकते हैं। इसीलिए सूबों की हदों के अंदर ये कहा गया कि हम इसमें शायद किसी तरमीम की कोई ऐसा कोई ख्याल रखा जा सकता है 28वीं तरमीम के अंदर। यानी मिसाल के तौर पे कि जो पहले के फाटा के एरियाज थे अब वो वफाक के अंदर दे दी जाए, ताकि वहां पर बेहतर तौर पर डेवलपमेंट हो सके, लोगों का ख्याल रखा जा सके और वफाक उन इलाकों को बेहतर तौर पर मैनेज कर सके जो कि गालिबन उनकी नज़र में सूबे नहीं कर पा रहे। कराची का भी मामला है, गो कि वो ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा इंट्रिकेट है, इतना आसान नहीं है वो मामला। इसका मेरा ख्याल है गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है आने वाला, इससे पता लगेगा कि इस किस्म के काम के लिए कितना फ्रीडम ऑफ एक्शन मौजूद है, कितनी आसानी मुयस्सर है। अगर तो जीबी के इलेक्शंस एस्टैब्लिशमेंट यानी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है हमारी, जो मुल्क की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी मर्जी के मुताबिक जब हो जाते हैं और नताइज भी वैसे आ जाते हैं, तो फिर वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हमारे पास स्पेस जो है वो काफी अवेलेबल है। दुरुस्त हो गया। फिर आप देखेंगे कि फिर सूबे के अंदर भी किसी तब्दीली का ख्याल कोई बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं होगी। यानी ये सोचा जा सकता है कि वहां तब्दीली आ सकती है। ये जो अपना कुछ बात की जा रही है कि एक फॉरवर्ड ग्रुप बनेगा और ये होगा और वो होगा, ये फॉरवर्ड ग्रुप वाले भी मौजूद हैं। जागम साहब ने बड़ा अच्छा बता दिया कि उसकी वजूहात क्या है। ये भी आजकल सीजन इस तरह का है, बाकी मामला है, तो वो अपना अपना रवैया उस हिसाब से सेट कर लेंगे। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, आप तो पीटीआई को बहुत अच्छा सा जानते हैं, क्या सुहेल अफरीदी के अंदरूनी जर्नैल जिसका जिक्र किया है कि वो कई वादा कर बैठे हैं कि इस हुकूमत को खत्म करेंगे, ये अंदरूनी जर्नैल मुमकिना तौर पर कौन हो सकते हैं? यहाँ मुमकिना उनकी एस्टैब्लिशमेंट की तो बात हुई पीटीआई की, ये अंदरूनी जर्नैल कौन है? ये देखें, मैं इसको और तरीके से देखता हूँ और मैं अर्ज कर देता हूँ आपको जी। ये जो रवैये हैं बुनियादी तौर पे, पॉलिटिशियन जाहिर है वो एक जिस्म की तरह होती सोसाइटी, वो उसके सर की तरह होता है। वो इस सिलसिले में चार हाथ अवाम से, ये अवामी रवैये हैं सारे। और व्हेन इट कम्स टू अ पॉलिटिशियन, मैं इसीलिए इस कम्युनिटी से शदीद नफरत करता हूँ। यही नहीं है, एक दो और कम्युनिटीज़ भी हैं। अभी आपने यकयती वगैरह या फलाना ये वो बात की है, तो हमारे तो मज़हब में नहीं है। फिर क्या होते हैं, तबकात क्या होते हैं, ये हर जगह होता है। सही। और व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, तो वो सियासतदान ही क्या है जिसका ज़र्फ छोटा ज़मीर मुर्दा ना हो। वो सूट करता है नहीं करता है, अभी तुम्हारा एक आमरीत होती है हमारी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में। जैसे पीटीआई में नून लीग नवाज शरीफ है, वो उधर जरदारी खानदान है भुट्टो की आड़ में, तो इधर इमरान खान है। भाई उसने अगर लाया है तो ठीक है, करो गुजारा, उसका तजर्बा नहीं है, उसकी बैकग्राउंड नहीं है, फलां नहीं है, टमका नहीं है, ये तो कोई जवाब नहीं है। बदतमीजी बंदा बैठ के बात कर लेता है, दिस इज नॉट द राइट वे। आम जिंदगी में ग्रेसफुल लोग इस तरह बिहेव नहीं करते। ये जो उसने कहा है तो फलाना है तो ये कुछ नहीं है, ये हमारा कौमी रवैया है जिसमें स्पेशलाइज किया हुआ है सियासतदानों ने। सो ये आपसी, सिर्फ आपसी इख्तिलाफ है पावर शेयर करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, गंदा पूरे मुल्क में यही है। ठीक हो, पावर शेयरिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कुछ भी नहीं है इनके लिए। ठीक हो गया, बदनाम हो जाए, फलाना हो जाए, कमीशन हो जाए तो किकबैक हो जाए, हिस्सा चाहिए अपना, कोई परवाह नहीं। रज़ा रूमी साहब, क्या वाकई सियासी नखरे और हिस्से दरकार हैं, या सुहेल अफरीदी गंडापुर जैसी मजबूत सियासी गिरफ्त कायम करने में कामयाब हो जाएंगे जिस तरीके से गंडापुर ने चैलेंज किया है वजीर आला को, या फिर वाकई पार्टी में एक एतमाद का बहरान और तंजीमी तकसीम इस तरफ जा रही है कि वो सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है पीटीआई का? देखिए आयशा, वाकया इस तरह से है कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो यूं तो हर पार्टी में
जो धड़े होते हैं और ग्रुप्स की आपस में चपकलिश जो है वो चलती है, और खुसूसन जब एक पार्टी पावर में होती है, इक़्तिदार के मजे एंजॉय कर रही होती है, उसमें आपको पता है कि करोड़ों अरबों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और फवायद और नौकरियां वो बढ़ती हैं। पाकिस्तान में सियासत का असल में दूसरा नाम तो यही है। बातें जो मर्जी सुन लीजिए सियासतदानों की, लेकिन दर हकीकत वो है करोड़ों और अरबों का ही खेल। तो अभी जो ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें 30 से जायद ये अरकान असम्बली गैर हाजिर थे केपी में। और सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों नहीं आए। उनमें अली अमीन गंडापुर भी थे, फजल इलाही थे, नेक मोहम्मद और बाकी नाम मुझे भूल रहे हैं। तो वो उनमें से बहुत सारे जो लोग गैर हाजिर थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनको तरक्याती कामों और उनके जो हलकों में जो अमूर हैं उनके ऊपर शिकवा है वजीर आला से। और ये एक ऐसा मामला है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और उनकी जो गवर्नेंस है केपी में, अभी उस पर असरअंदाज हो रहा है। यूं तो कौमी सतह के ऊपर भी पीटीआई के अंदर 4-5 धड़े मुस्तकिल आपस में दस्तों गिरेबान है, और केपी में भी कुछ इसी तरह का मामला है। गंडापुर साहब का अपना एक है ग्रुप, और छोटा सा ग्रुप है, और उनको भी साइडलाइन किया हुआ है वहां पर। और यकीनन ये जो उन्होंने बातें कही है, ये इजहार भी है उसी साइडलाइन होने का जो मसला होता है। एक बार आप वजीर आला रहे हों और फिर आप बिल्कुल ही दीवार से लगा दिए जाए, तो फिर आप रिएक्ट तो करते हैं, और फिर कुछ आपको पता है कि कुछ मेहरबानों का भी मेहरबानी होती है कि वो भी कहते हैं कि जरा इनको मसरूफ रखो, आपस में थोड़ी सी लड़ाई जो है वो चलती रहे, हल्की फुल्की मौसीकी, और उससे जो है वो जब तक वो इत्तेहाद नहीं होता है। क्योंकि असल तो सुहेल आफरीदी का यही उनसे तवक्को थी और चैलेंज थी कि वो तहरीक चलाएंगे, और वो वाली लश्कर कशी जिसमें गंडापुर साहब नाकाम हो गए, उसको दोबारा से रीस्टार्ट करके इस्लामाबाद को फतह करेंगे और अडयाला के ताले तोड़कर एक कैदी को रिहा करवा देंगे। ये उनसे मोटी मोटी तवक्कुआत है। हल्की फुल्की मौसीकी विफाक की हुकूमत को भी सूट कर रही है, और खुद पीटीआई के अपने आप को भी सूट कर रही है कि इस जगह पर मसरूफ रखें। उनका वोटर भी कहेगा कि ठीक है, कोई बात हो रही है, और विफाक भी कहेगा आपस में लगे हैं, टकराते रहें। जी बिल्कुल। देखिए फिलहाल तक तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब आगे लोगों की नीयतें क्या होती हैं, उनका कॉन्डक्ट कैसे बदलता है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल तो सुहेल आफरीदी बिल्कुल सूट कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि वो देखिए, बढ़ के आप जितनी मर्जी मार लें, ये है रवायती सियासत। ये इक़्तिदार की और फंड्स की और वसाइल की तकसीम की सियासत है। ये इनकलाबी सियासत नहीं है। इससे इनकलाबी तवक्कुआत पैदा कर दी गई हैं पूरी की पूरी। यही तो एक सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो सियासी हिकमत अमली का, कि दावे और अरमान जो हैं वो इनकलाबी हैं, मगर हकीकतें और जो लोग उसमें शामिल हैं वो बिल्कुल रवायती सियासतदानों वाला उनका बिहेवियर है। एंड दिस इज हाउ इट इज। और मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अपनी जगह बनानी है इस सिस्टम में और अपने मकासद का हुसूल करना है, तो फिर उनको अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी, खुलकर एक साइड पर खेलना होगा। ये नहीं होगा कि केपी की हुकूमत भी चाहिए और साथ में माओ तेजुंग का बयानिया भी चाहिए, दोनों तो नहीं चलेंगे। जी आयशा, बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। वाकई पीटीआई खुद भी इस वक्त नहीं जानती कि उनका बयानिया है कहां पर है, हिकमत अमली सियासी क्या है, और उसके नीचे अचीव क्या करना है। तो दावे और अरमान या फिर नारे तो इनकलाबी यकीनन रखे जा सकते हैं। एक ब्रेक लेनी है, और एक नारा उधर से लगाया गया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से। ऐसा दिखता है कि उन्हें लगता है कि गवर्नर कहीं गए थे और उनकी बहाली मांग रहे हैं। ये बहाली किस हिसाब से मांगी जा रही है, ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है? बजट ऐसा लग रहा है कि सियासी जमातों को जगा रहा है कि अपने अपने हिस्से का हिस्सा काट लीजिए। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से साबिक गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की बहाली को वफाकी बजट के साथ मशरूत करने का मुतालबा एक बार फिर इस जमात की रवायती सियासी हिकमत अमली को नुमाया करता है। फारूक सत्तार ने कहा है कि अगर हुकूमत बजट मंजूरी की हिमायत चाहती है तो कामरान टसोरी की वापसी को रेड लाइन समझा जाए। क्या ये मुतालबा वाकई काबिल अमल है?
MQM गुज़श्ता कई दहाइयों से मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतों का हिस्सा बनती रही है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत करीबन हर हुकूमत के साथ इत्तेहाद के दौरान इसने अपने मुतालिबात मनवाने के लिए सख्त बयानात दिए, नाराज़गी का इजहार किया और बाज़ औक़ात इत्तेहाद छोड़ने की धमकियाँ भी दी, लेकिन अक्सर मौक़े पर जमात ने हुकूमत का हिस्सा रहने को ही तरजीह दी। इस बार भी कामरान टसोरी की बहाली का मुतालिबा सियासी रवायत का तसलसल ही दिखाई देता है। गवर्नर सिंध का ओहदा मुस्लिम लीग नून के पास जा चुका और मौजूदा हालात में इस ओहदे की वापसी का इम्कान दिखाई नहीं देता। खुद MQM भी इस हकीकत से नावाकिफ नहीं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी शर्त रखी क्यों जाती है जिसके पूरा होने के इम्कानात महदूद हों। क्या इसकी एक मुमकिना वजह यह है कि MQM अपने वोटर्स को ये पैगाम देना चाहती है कि वह हुकूमत में रहते हुए भी अपने वोट बैंक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। यूं जमात दबाव भी बरकरार रखती है और हुकूमत में रहकर सियासी फ़वाइद भी हासिल करती है, लेकिन बार बार ऐसे मुतालिबात पेश करना जो आखिरकार वापस लेने पड़ जाएं, इस हिकमत अमली की साख को भी मुतासर करता है। चुनाचे असल सवाल कामरान टसोरी की बहाली नहीं बल्कि MQM की इस सियासी हिकमत अमली का है, जिसमें बुलंद आहंग मुतालिबात और सियासी धमकियां तो दी जाती हैं, मगर जमात को अक्सर उसी इत्तेहाद और उसी सियासी तनख्वाह पर काम जारी रखना पड़ता है। आखिर ये रवैया या ये तर्ज सियासत क्या है, इसी पर पैनल की राय आपके साथ। कामरान टसोरी की बहाली रेड लाइन, फारूक सत्तार। MQM ऐसी सियासी पतंग उड़ाती ही क्यों है जिसके जल्द बो काटा होने का यकीन होता है? ज़ैगम साहब, ये सियासी पतंग आखिर किस हवा के सहारे उड़ाई जा रही है कि टसोरी को बहाल किया जाए? ये रेड लाइन है, अजूरी दरकार है। आयशा, आप इतनी मासूम तो नहीं है कि आपको पता ना हो। सर, मैं इतनी मासूम हूँ ज़ैगम साहब, यकीन करें। देखिए, वो एक शेर है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हमें वो दिन याद हैं जब MQM खड़कती थी तो खिड़कियाँ खड़कती थीं। अब वो दिन आ गए हैं कि जब खिड़कियाँ खड़कती हैं तो MQM खड़कती है। हालत ये है कि ना MQM की पतंग अपनी है, ना MQM की डोर अपनी है, ना MQM का बो काटा अपना है। बो काटे का नारा भी उस वक्त लगाते हैं जब कोई आंख मारता है। अब सिर्फ अपने आप को, अपने वजूद को दिखाना पड़ता है कि हम भी मौजूद हैं। चले, जिसने भी बिठा दिया है, एक नज़र हम पर भी, हम भी मौजूद हैं, एक नज़र हम पर भी, एक नज़र हम पर भी। तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, कोई ना कोई मसला उठाया जाता है। भाई, जब निकाला गया था कामरान टसोरी को उस वक्त आपकी रेड लाइन किधर थी? निकाल लेते कराची को। अगर इतना कराची को प्यारा है वो कि उसका गुजारा कराची वालों का नहीं हो सकता कामरान टसोरी के बगैर, तो 5-10 लाख लोग 2.5 करोड़ में से निकल आते बाहर। जब वो निकल आते तो हुकूमत भी मजबूर हो जाती। अब आगे रेड लाइनें खींच रहे हैं। वो वजीर आजम से कह रहे हैं कि सियासी तवाजुन कायम करें। ये वजीर आजम ने वहाँ सियासी तवाजुन कैसे कायम करना है? बस तवाजुन तो कायम हो गया, ये असम्बली में पहुंच गए MQM वाले। इससे ज़्यादा तवाजुन इनको क्या कायम करके दें? इसी तवाजुन पे वो खुश हो। बहुत तवाजुन है, अब असम्बली में बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं। सिंध में तवाजुन मांग रहे हैं ज़ैगम साहब, सिंध में सियासी तवाजुन मांग रहे हैं। जी सिंध में ही बैठे हैं ना जी, सिंध की सीटों पर ही बैठे हैं ना, कराची की सीटों पर ही बैठे हैं ना। और हम गुफ्तगू भी कर रहे थे कि तवाज़ुन हो गया। एक सेगमेंट में हमने जो है वो PTI के बारे में गुफ्तगू की है, दूसरे सेगमेंट में हमने MQM के बारे में गुफ्तगू कर दी। आप मुझे बताएं, इससे ज़्यादा तवाज़ुन क्या हो सकता है? शोध में उनके बारे में बात हो रही है। बाकी ये नहीं हो सकता कि टसोरी जो है वो वापस आएँ। बस ये बयान शियान हो गए, उन्होंने खुश कर दिया अपने सुनने वालों को, देखने वालों को। पता नहीं कितने खुश हुए, कितने नहीं हुए। ज़िंदगी का सबूत दे दिया कि अभी हम जिंदा हैं। ठीक हो गया जी। हसन निसार साहब, ये बजट को नथी किया है कामरान टसोरी की बहाली से, क्या सियासी ब्लैकमेलिंग कहें या इत्तेहादी सियासत का जायज़ हथियार कहें? देखिए, मैं तो मुद्दत हो गई, मैं तो कराची नहीं गया, लेकिन ज़ाहिर है कराची से लोग दोस्त आते रहते हैं। उनमें से मेरा ख्याल है एक बंदा भी शायद ऐसा नहीं, जब से ये चेंज आई है, जिसने ये ना कहा हो कि ये जो तोहफा भेजा है नून लीग ने, इससे करोड़ गुना बेहतर था टसोरी। मैं नहीं जानता ना, मुझे दिलचस्पी है। अच्छा, दूसरी बात ये है आयशा, हाँ, ये मैं ज़ैगम साहब नेक्स्ट टाइम लाहौर आए तो मैं खड़क सिंह की बाकियात हवेली की मैं इनको दिखा दूंगा। क्या बात है? ये कोई मुहावरा नहीं है। खड़क सिंह बड़ा ज़बरदस्त एक कैरेक्टर था। खैर, तो आयशा,
लगता मुझे यूं है कि आपने सवाल में डाल दिया है हमें, लेकिन आपको पतंगबाजी की अल्फ बे पे का भी नहीं पता, वरना आप कभी इस तरह का सवाल ना बताते। बहुत सी पतंगें तो उड़ते ही कट जाती हैं, चप खा जाती हैं या कटियां जाती हैं। चप खाना समझते हो क्या होता है? जी नहीं पता आपको? थोड़ा पता है। अच्छा। बस मुझे पतंगबाजी और बो काटा से फरिया परवेज पता है। अच्छा सुनो ना, अच्छा सुनाए। वो चप खा जाती हैं, कटियां जाती हैं, लुटियां जाती हैं, बाज कुछ देर बाद और बाकी अरूज पे कट जाती हैं। ये याद रखना, बहुत ही कम पतंगें होती हैं जिनकी वापसी या रिटायरमेंट पुरसुकून और पुरवकार होती है। रह गई एमक्यूएम, इन्हें किड़ी पतंग उड़ानी है, और अब उनका हाल इस मशहूर मिसरे जैसा है एमक्यूएम वालों का। फिरते हैं अमीर खार, कोई पूछता नहीं। एमक्यूएम तो मुद्दतों से वेंटिलेटर पे है, ये क्या और इसकी पतंग क्या, वो कुछ नहीं, एम ही खानापुरी है। इससे ज्यादा इनकी कोई मीर खार और कोई पूछता नहीं। हसन साहब कह रहे हैं कि एम के इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि हालत बनी क्यों है इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, कामरान टसोरी की बहाली को रेड लाइन कह रही है एमक्यूएम। ये एमक्यूएम बार बार ऐसी रेड लाइन क्यों खींचती है जो उसे खुद ही मिटाना पड़ जाती है? फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं ना, फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं, तो जी। एमकेएम पता नहीं कह रही है ये नहीं कह रही, फारूक सत्तार साहब ये बात जरूर कर रहे हैं आपके सवाल के मुताबिक। देखिए, कामरान टसोरी साहब का जो है ना मुस्तकिल रिहायशी पता, वो है मौज़िया दुबई। अब जब ये पहली मर्तबा दुबई से इंपोर्ट हुए थे और इनको गवर्नर लगा दिया गया था, तो यकीन मानिए कि पूरी की पूरी एमक्यूएम बशमूल फारूक सत्तार साहब की इतनी ही हैरान हुई थी जितनी उनके जाने पे हुई। अच्छा, अब फारूक सत्तार साहब जो हैं वो बहुत अक्लमंद आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझसे शेर भी बहुत अच्छे पढ़ते हैं, उनको आते भी बहुत हैं शेर। वो तो गलती कभी नहीं करेंगे। उन्होंने फौरन एक ऐसे इंसान को जिसका उनको पता लग गया कि वो कितना अहम है, उसको अपनी रेड लाइन मुकर्रर कर दिया या बुनियाद बना ली या बता दिया। और ख़ास तौर पे आज के दिन में जबकि मामला थोड़े से और टाइट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मनमानी है, करवानी है, उसके अंदर सवाल आ जाता है आपका कि ये हालत बनी कैसे। एक सवाल जो आपने पूछा था पिछले उसके अंदर छोड़ते हुए हमारे सेगमेंट को। बिल्कुल। तो ये बात यह है, आपने जिक्र किया पहले इस सवाल के हमारे इख्तिताम पे कि बयानिए की समझ नहीं आती। अगर हम बयानिए से हटके, क्योंकि यहाँ बयानिया तो रोज बदलता है, हर पार्टी का रोज बदलता है, अगर हम बयानिए से हटके किसी हर पार्टी का फलसफा मांगना शुरू कर दें कि इसका सियासी फलसफा क्या है, आप किस चीज पे बिलीव करते हैं, तो शायद एमक्यूएम भी जिंदा रहती। लेकिन चूंकि ये भी बयानियों की जमात थी और जोर जबरदस्ती की जमात थी, तो जो ही जोर जबरदस्ती इनके हाथ से ले ली गई और फिर वो जो बयानिया था जो कि रोजाना बनता था वो भी ले लिया गया और फलसफा था नहीं। तो उसकी गैर मौजूदगी में एमक्यूएम उस हालत पे जहां पहुंची हुई है। देखिए, एमक्यूएम के मेरी नजर के अंदर दिन जितने पूरे करने थे वो कर चुकी है। अब सिर्फ एक धड़ब है 17-18 सीटों का, वोटों का। ये 17-18 सीटों का जो धड़ा है, इसको हस्बे जरूरत कभी इधर बिठाया जा सकता है, कभी इधर बिठाया जा सकता है। जहां बिठाएंगे उस तरफ का वजन थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज है, यही इसकी हैसियत है, यही हकीकत है। मेरा ख्याल ये है कि एमक्यूएम, जैसा मैंने कहा, मैं ये नहीं कहता दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जितनी इनका सफर था इन्होंने तय कर लिया। मेरा ख्याल है कुछ और करने की जरूरत है ताकि ये अपने आप को रेलिवेंट रख सकें और किसी तरीके से अगर पार्टी की शक्ल में रहना चाहते हैं तो फिर कोई सियासी फलसफा ही तलाश कर ले। एब्सोल्युटली ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, हर हुकूमत से मुतालिबात, हर हुकूमत के साथ इख्तिलाफात, हर हुकूमत से शिकवे, मगर हर हुकूमत का हिस्सा भी है। अगर पिछली 2-2.5 दहाइयों को देखें, आखिर एमक्यूएम की सियासत का राज क्या है? जी देखिए, राज यही है कि उन्होंने कमाल से ये वो कहते हैं कि परफेक्ट कर लिया ये आर्ट कि किस तरह से अपना फायदा हर सूरत और हर हाल में निकालना है। और यही वजह है कि एमक्यूएम की अब सियासत सारी इसके ऊपर आकर रेड्यूस हो गई है कि बेसिकली उनको क्या मिलेगा किसी से और क्या वो हासिल कर लेंगे। आप देख लीजिए कि चूंकि अब बजट का मौका है, बजट पास करना है और इस वजह से उनको पता है कि हुकूमत को ज़रूरत है और दोबारा से ये प्रेशर जो है ये माउंट किया जा रहा है गवर्नरशिप के ऊपर। और इससे पहले जैसे अभी कहा गया कि जब कामरान साहब को छुट्टी पर भेजा गया लंबी,
तो उस वक्त एमक्यूएम को ख्याल नहीं आया कि क्या हो रहा था। तो अब चूंकि उनको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है, अभी आप देखिए ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही वाला रवैया जो है वो अख्तियार करेगी आने वाले हफ्तों में, आप देखिएगा, बल्कि दिनों में, क्योंकि बजट का टाइम है, वो बाद में पास भी होना है और भी दरपर्दा मामला चल रहे हैं। तो ये बहरहाल कोalition पॉलिटिक्स में ये होता है। लेकिन बिलावल MQM भुट्टो ने साहब भी आज असल काफी में- बोले हैं, हम कल बात करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने बात की है। लेकिन ये हकीकत बजट से पहले का वाकई अब सियासी जमातें अपनी डिमांड्स रख रही हैं, दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूं। जी बिल्कुल डिमांड्स रख रहे हैं, और इस वक्त उनको पता है कि हुकूमत एक कमजोर सिचुएशन में, और उससे भरपूर फायदा कैसे उठाया जाए, ये है साइंस। इसमें जबरदस्त कोई बात। बड़ी गहरी बात नहीं है। नहीं, लेकिन बड़ी आम बात यहाँ ये, क्लोजिंग के साथ इस पे खत्म करते हैं, क्या जिन डिमांड्स के साथ सियासी जमातें आगे आ रही हैं, विफाकी हुकूमत वो डिमांड्स पूरी करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी रख रही है इस वक्त? ये सबसे अहम सवाल है जो बजट से पहले बार बार दिखाई देगा हमें जब इत्तेहादी जमातें सवालात करेंगी, और इस पर हमारी नजर रहेगी, गुफ्तगू भी रहेगी। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।